अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सब दोस्तों को, देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी आप कर चुके हैं। और फ़हीम, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा हूं। एक दफ़ा जब क्यों होता है ना कि हम लाइव आ गए हैं तो फिर नाजरीन के साथ एक राब्ता बहाल हो जाता है, तो सारी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। बिल्कुल, हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है और हम देख रहे हैं फ़हीम के रोज़ाना केसेस में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। एक्टिव केसेस की शरह भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। इसी के पेश नज़र जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और स्कूल्स की अगर बात की जाए तो पंजाब के बाद KP के और अब सिंध भर के स्कूल्स जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुछ वालिदैन जो हैं वो इस बात से नाखुश हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हरज हो गया है और पिछले साल भी एग्ज़ाम्स के बग़ैर बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। तो क्या इस साल भी ऐसा ही होगा और जो बच्चों का इतना हर्ज हुआ है उसको कैसे हम कंपनसेट कर सकेंगे, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे और इसी के साथ साथ एक तालीम के हवाले से तो हमें ख़ुसूस तौर पर बात करनी है, मगर क्योंकि प्रोग्राम का इब्तदाइया है ये, तो यहाँ पे मतलब एक ताज़ा खबर कराची के हवाले से कि ताजरों ने ये लॉकडाउन की और ये जितनी भी पाबंदियां हैं SOPs के हवाले से या दुकानें बंद रखने के हवाले से, टाइमिंग्स के हवाले से, इनको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम मतलब इतना बंद नहीं रख सकते मार्केटों को। तो वाकई हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो मुतासिर हैं। स्कूल के बच्चे वो भी मुतासिर हो रहे हैं, तालीम हम इनकी काफ़ी मुतासिर हो रही है क्योंकि हमारा ये मुस्तक़बिल है और हमें इनकी फ़िक्र है। आज हम बैठ के अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह मतलब इस सारे चैलेंज से बेहतर अंदाज से निपटा जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुबश्शिर मीर साहब। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, क्या हाल है आप लोग? आपके हालात कैसे हैं वो बताएं, आपके हाल कैसे हैं? वो कहते हैं कि वो एक शेर था हबीब जालिब साहब का कि वारे न्यारे हैं बेज़मीरों के, दिल फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, देश का हर बिलावल है मकरूस, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये उन्होंने 88 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली दफ़ा हुकूमत आई थी और बड़ी तवक्कुआत थी और वो सपोर्ट भी करते थे, लेकिन हुकूमत के कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने ये शेर कहे तो बड़ा शोर मचा था और ये शेर आज भी वैलिड है। आज भी वैसे का वैसे ही है। ये एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा बाकायदा तौर पे इस हवाले से बातचीत का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबश्शिर मीर साहब जो कि तजज़ियाकार हैं और कोरोना वायरस के हवाले से आज हम उनसे बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। सर, पंजाब के बाद KP के में भी स्कूल वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और वो दोबारा से उन स्कूलों को बिल्ड करने में शायद हुकूमत का ना तो कोई प्रोग्राम है, ना हुकूमत के पास कोई ऐसा उनको सपोर्ट देने का मैकेनिज्म है। तो वो इंस्टीट्यूशन शायद आप इतना बड़ा लॉस होगा जो आपको आने वाले जो 10 साल हैं उसके बाद आपको महसूस होगा। और इसके साथ साथ जो अभी जो विंटर आने वाला है इस साल का 2021 का, उसके बाद आप जो बदतरीन लोड शेडिंग देखेंगे कि आपने 3-4 साल में ना तो गैस की कोई पाइपलाइन बिछाई, ना कोई टर्मिनल बनाया, कुछ भी नहीं बनाया आपने, तो वो आपको फिर 2008 की तरह के 2012 की तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। मुबश्शिर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अभी जैसे कि फ़हीम ने, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बंद हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनके माँ बाप उनकी फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो वो अब स्कूल जाने से कासिर हैं।
और माँ बाप ने अब उन बच्चों को जो है वो नौकरियों पे लगा दिया है। वो छोटे छोटे बच्चे किसी के घरों में काम कर रहे हैं, कहीं वर्कशॉप्स पे काम कर रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की भी एक ज़िम्मेदारी है तालीम फराहम करना। तो ऐसे बच्चों को वापस स्कूल तक हम किस तरह से ला सकेंगे? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो एक बड़ा एक काम तो हो रहा था कि पूरे मुल्क में एक निसाब और किस तरह हम वो चीज़ें लेके चलें, यकसान तालीमी निसाब के हवाले से। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमने एक चीज़ डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बेसिक कौन कितनी एजुकेशन है, क्या प्राइमरी या मिडल, जो हर सूरत जो है किसी बच्चे को लेनी चाहिए। अच्छा, माजी में एक था कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड होते थे वो बेसिक एजुकेशन उनकी ज़िम्मेदारी होती थी, और ये निज़ाम एक वक्त पाकिस्तान में और ब्रिटिश इंडिया के दौर में भी ये रहा है। और तकरीबन 8वीं क्लास तक की जो है ना एक तरह की वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो उसको संभालती थी, और उसका एक फ़ायदा ये होता था कि उसको वो विजिलेंट बहुत होता था निज़ाम, और बेसिक आपके लोग जो हैं वो जो लोग पढ़ रहे होते थे वो एक बेहतर तालीम हासिल कर रहे होते थे। मैं इसमें एक और चीज़ करना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है कि जैसे हम इस वबा से लड़ने का जो हमें नए नए अंदाज जो हैं वो कौन से इख्तियार करने चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो दीनी मदारस हैं उसमें तालीम का जो सिलसिला शुरू होता है वो फजर के बाद शुरू होता है। अच्छा सर, मैं इंतहाई माज़ा चाहता हूँ, मैं कथा कलामी के लिए, आपको पता है क्या मसला हुआ होगा। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो मजीद इस हवाले से बात करनी है। राना साहब, आपका भी थैंक यू करते हैं हम, शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपनी जो राय है वो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए वो लोगों तक आपने पहुँचाई। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मुबशिर मीर साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप हमसे बात कर रहे थे ईरान और इराक़ की, आपने बात की कि वो इस तरह का उनका मॉडल है कि फ़जर के बाद वहाँ पर जो है तालीम का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से अच्छा, ये तो वहाँ पे भी मैंने ऑब्ज़र्व किया और पाकिस्तान में भी है। मेरा कहने का था कि जो हमारे दीनी मदारिस हैं ये आलमोस्ट 20,000 से ज़ायद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और 22-23 लाख बच्चे जो हैं वहाँ पे भी पढ़ते हैं और वहीं पे रहते भी हैं मोस्टली। वहाँ पे तालीमी सिलसिला शुरू होता है फजर की नमाज के बाद। वो डे लाइट को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो सुबह का क्वालिटी टाइम होता है उसमें वो तालीमी सिलसिला वहाँ पे शुरू होता है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो एक वबा है इसके ख़िलाफ़ हमें फ़ाइट करनी है, हमें अपनी रोज़ के जो हैं वो भी बढ़ाने हैं, हमें तालीमी सिस्टम जो है उसको भी किसी तरह कंटिन्यू कराने की कोशिश करनी है। जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे उनको भी हमने करना है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि हमें अपना लाइफस्टाइल भी जो हमने अडॉप्ट किया है इस कोरोना में ख़ास तौर पे उसे भी चेंज करने की ज़रूरत होगी। अब लाइफस्टाइल हमारा ये है कि हम देर तक जागने का अमल, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो देर तक जागते हैं, और जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर जो है वो अपने आप को बिज़ी रखना। फिर लेकिन ये है कि हम जो दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया में जो है वो डे टाइमिंग को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए जी मेरा ख्याल है कोई ऐसा भी जो है वो गवर्नमेंट को एक तारीख देनी चाहिए कि, और फैमिलीज़ को गाइड करना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें गाइडेंस के ऐसे जो है वो सिलसिले होने चाहिए कि लोग अपना जो हमारी जो एक तो एनर्जी क्राइसिस भी होगा ना, गर्मी आ रही है, तो हम सुबह के टाइम को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही सर, अभी मेरा ख्याल है हम इस मौजू के हवाले से एक वक्फे पे जाएंगे और उसके बाद हम एक अलग मौजू पर बात करेंगे। तो आखिरी सवाल है सर, स्कूल्स के बंद होने के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा आपसे कि इन्होंने पहले जितनी दफ़ा स्कूल्स बंद किए उस कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तो इनके पास आया होगा ना आदाद शुमार में, कि जब भी केसेस बढ़ते हैं तो स्कूल दोबारा से बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ ही रहा होगा। अच्छा, नहीं, एक मेरा ख्याल है कि एक स्टडी और भी है हमारे पास, जो फिगर आते हैं मोस्टली हमने देखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट का आ जाता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन अगर आप अर्बन और रूरल का मुआवजा करें तो पाकिस्तान की जो रूरल साइड है वो बहुत ज़्यादा है,
वहाँ पे कोरोना के बहुत कम केसेस हैं। ठीक है। इवन जो रूरल के अलावा जो थोड़ा सा एक दरमियाना एरिया होता है, कस्बात होते हैं हमारे, कस्बे जो होते हैं, कस्बे जो हैं उनमें भी कोरोना के केसेस बहुत कम हैं। हमारी जो अर्बन सोसाइटी है, खासतौर पे जो कंजस्टेड सोसाइटी है, जैसे हम कराची में देखते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्डिंग्स में ही बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, या बहुत ही क्लोज किस्म की जो है वो एक आबादी है, जो गुंजान आबाद जिसे हम कहते हैं। तो लाहौर में भी कुछ इलाके हैं, फैसलाबाद के हैं, या गुजरांवाला शहर के हैं, या इसी तरह कराची के हैं। तो यहाँ पे है तो हमें केसेस ज़्यादा नज़र आए हैं, और उसकी वजह मैं पहले शुरू में बयान कर चुका हूँ कि वो तकरीबात हैं, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नहीं है। वहाँ पे जो है SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। तो जो एक स्टडी रूरल अर्बन के हवाले से है, मेरा ख्याल है उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हमें SOPs को बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि हमें जो है वो सिलसिला ही मुनक़ता कर देना, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेटर नहीं है। जो अगर आप सिलसिला मुनक़ता कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो कंटिन्यूटी आपने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। और इस वक्त आप देखें कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं और इस 2 महीने में मेरा ख्याल है बहुत से एग्ज़ाम भी होने होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वैसी छुट्टियों का अमल शुरू हो जाता है। Exactly. तो इसका मतलब है कि आप 5-6 महीने जो है वो दूर कर देंगे तालीम से लोगों को। तो ये बहुत ही ज्यादा वर्ष होगा पाकिस्तान की न्यू जनरेशन के हवाले से। अच्छा, वैसे कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया को 14 या 21 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो इस वायरस को होस्ट नहीं मिलेगा और वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो मतलब अगर सारी लोगों ये एक परसेप्शन हो सकती है, मगर मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच जनाब, आप तशरीफ़ लाए, आपने आगाह किया हमें अपनी राय से। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम बहुत ही ख़ास मौजूद पर बात करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में अभी हम बात करेंगे, वैसे तो हमें कोरोना वायरस के हवाले से और इसकी तीसरी लहर के हवाले से ही बात करनी है, मगर जिन शख्सियत से हमारी अभी बात होना है वो बहुत एक ख़ास और अहम शख्सियत है हमारे लिए। इनका ताल्लुक़ जो है फलाह व बहबूद से है। आप बहुत ही दर्द दिल रखने वाली एक मुतहरिक शख्सियत हैं, पेशे के एतबार से माहिर तालीम हैं, और आप जिस इदारे से वाबस्ता हैं उसका नाम है अल खिदमत फाउंडेशन। आप सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के, मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। उसने तौफीक दे रखी है अभी तक चलने फिरने की और कुछ काम करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, देखिए अभी दुनिया भर में जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, और जिस तरह से जो NGOs हैं और जैसे आपकी फाउंडेशन है, जिस तरह से वो लोगों की मदद कर रही है, उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से इस मुश्किल दौर में जो है लोगों की मदद कर रही है। बहुत शुक्रिया ज़हरा। मैं 2 चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पिछले अरसा जो गुजरा है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी और बहुत सारी दूसरी तंजीमों ने जी बहुत आगे बढ़कर खिदमत के काम भी किए और सेहत आमा के हवाले से भी सर्विसेज फराहम की। अल खिदमत ने थोड़े अरसे में 6 लैब्स बनाई, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और कराची में, जो कास्ट बेसिस पे टेस्ट करती थी और जो ज़रूरतमंद है उनको फ्री भी करते थे। सही। और ऐसे दौर में जब लोग 14-14, 15-15 हज़ार रुपए ले रहे थे, हम 3,500-4 हज़ार में ये टेस्ट कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो मरहला आया है ये बहुत सेटल है और इस वक्त दुनिया में बेशुमार मुल्कों में वैक्सीन का काम तेजी से जारी है सिवाय पाकिस्तान के। अच्छा, हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। शायद पाकिस्तान के पास वसाइल भी इतने नहीं हैं कि हम जल्दी जल्दी ये काम कर सकें। जिस पेस पे हम चल रहे हैं ये बहुत स्लो है और इसमें तो कई साल लगेंगे बमुश्किल 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने में।
तो मैंने कल परसों खत लिखा है असद उमर साहब को और मैंने उनको 3 तजावीज़ दी हैं। मैंने कहा पहला तो ये कीजिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में वो NGOs जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और कास्ट बेसिस पर काम कर सकती हैं उनको अलाउ करें, या तो वैक्सीन फराहम करवाएं या अलाउ करें कि वो इंपोर्ट कर सकें, और जो स्टैंडर्ड आपने मुकर्रर करने हैं वो कर लें और वो कास्ट बेसिस पे लोगों को वैक्सीन फराहम करें। लेकिन इसको कमर्शलाइज ना होने दिया जाए। ये मौका नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को एंटर किया जाए। जी हाँ। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ एक और चीज़। सर देखें, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से जब पूरी दुनिया मुतासर हुई है तो पाकिस्तान जैसे जो गरीब ममालिक हैं वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। खैर, पाकिस्तान में जो हमारे जो फलाही इदारे हैं उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया, पहले भी जब राशन की तकसीम के हवाले से और दूसरे चैलेंजेस का हम सामना कर रहे थे। इस वक्त वैक्सीनेशन ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि पूरी आवाम को वैक्सीन लगवाना। तो क्या इसमें भी फलाही इदारों को और ख़ास तौर पे अल खिदमत जैसे इदारों को कोई ना कोई अपना किरदार अदा करना पड़ेगा इसमें? सर मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना, जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी ये वैक्सीनेशन का अमल कोई खुद शुरू नहीं कर सकता। ठीक है। तो हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें इजाज़त दें। हमारे पास 42 बड़े हॉस्पिटल हैं पूरे मुल्क में। ओके। और हम उन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड मुकर्रर किए जाते हैं। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें और हम जैसे और इदारे जैसे इंडस है और कई सारे इदारे हैं उनको अलाउ करें कि या तो वो खुद इंपोर्ट कर लें और लोगों को कास्ट बेसिस पे ये सर्विस फराहम करें, या गवर्नमेंट इंपोर्ट करके दे और हमें ये कहे कि आप इसकी कास्ट पे करके लोगों को कास्ट बेसिस पे ये लगाएं। पहली तजवीज मेरी ये है। सही। और इसमें कमर्शियल इदारों को शामिल ना करें, वो एक लूट मार का बाजार शुरू हो जाएगा, बहुत तकलीफ दे काम होगा। मेरी दूसरी तजवीज जो इस हवाले से है वो ये है कि हमारे मुल्क में लाखों में तालीमी इदारे हैं जी। इन तालीमी इदारों की बंदिश से वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। तो हुकूमत NGOs के जरिए से या अपने चैनल्स के जरिए से तालीमी इदारों को ये ऑफर करे कि वो अपने अपने स्टाफ को वैक्सीन कराएं कास्ट बेसिस पे जी। और इस तरह गवर्नमेंट पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, इदारे खुलने में भी आसानी होगी। जल्दी इस काम को हम महीने 2 महीने में मिलजुल कर सकते हैं। सही। तो सर आप और क्या मेरी जी और मेरी तीसरी तजवीज तो मुकम्मल हो जाए फिर आप सवाल कर लीजिए। मेरी तीसरी तजवीज ये है कि ये जो एहसास प्रोग्राम है उसने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अरसे में क्वालिटी बेसिस पे वाकतन जेन्युइन लोगों को मुंतखब किया है और उन्हें मदद कर रहे हैं, कोरोना में फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि उसी फाइनेंशियल मदद में एक हिस्सा कोरोना वैक्सीन का रख लें और उस सारे तबके को उन्हीं फंड से कोई एक्स्ट्रा फंड देने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन करें। तो इस तीनों तजवीज़ों को अगर साथ लेकर चलें तो हम 2, 2.5, 3 महीने में मुल्क के मेजर हिस्से को वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजार सकते हैं। सही। सर आपकी तजवीज़ हमने सुनी, तो लेकिन आपको कोई सपोर्ट मिली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? कि हम बात कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, मैंने तजवीज़ भेजी है, हमारी मेडिकल टीम भी गवर्नमेंट के इदारों से बातचीत कर रही है। मैं उम्मीद तो करता हूं कि लोग इस काम में राह खोलेंगे। अलबत्ता मैं आप ही के तवज्जुह से जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो पावरफुल इदारे होते हैं ना, जो क्राइसिस में भी पैसे बनाना चाहते हैं, उन्होंने घेरे डाले होते हैं कि नहीं ये इसकी तो प्रोटेक्शन के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये इदारा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हमें इजाजत दें। इस वक्त मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन 14 से 16 हजार रुपए की वैक्सीन कई सारे हॉस्पिटल लगा रहे हैं। जी हाँ, कराची में भी कुछ बड़े अस्पताल हैं वो लगा रहे हैं इतने की वैक्सीन। सर एक वक्फे का वक्त आ गया, माजरत चाहते हैं, वक्फे के दोस्तों आपसे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और इससे पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। सर, इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो है वो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है और तेज़ी के साथ डिफरेंट ममालिक जो हैं वो वैक्सीन वहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन की बहुत ही कम डोजेज जो है वो पाकिस्तान आई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो आप जैसी NGOs हैं, जो फाउंडेशंस हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं हुकूमत के साथ मिलकर? हुकूमत देखिए, दुनिया भर में शायद ही मैंने कोई मुल्क ऐसा सुना हो जहाँ हुकूमत ये काम खुद न कर रही हो अपने वसाइल के साथ। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें रियलिस्टिक होना है। पाकिस्तान माशी एतबार से जहाँ है जी, शायद हम ये तवक्को करें तो खुशफहमी होगी। इसलिए मैंने तो बुनियाद ही इसी पे बनाई कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो, लेकिन ये गैर मुनाफा बख्श हो। बिल्कुल सही है। जिसमें लोग पैसे ना बनाएं और जितनी NGOs हैं गवर्नमेंट को अगर वो बुलाकर एक मीटिंग करके तय कर लें कि इन पैरामीटर्स के अंदर जो NGOs ये काम कर सकती हैं, हम उन्हें फैसिलिटेशन देंगे। वो खुद मंगवा ले वैक्सीन या हम मंगवा के देते हैं और वो उसको पे करके फिर चार्ज कर ले लोगों से कास्ट टू कास्ट बेसिस पे। अच्छा, तो मेरी तो ये तजवीज़ है और ये काबिल अमल है और जल्दी से जल्दी मुमकिन है। और इस तरीके से हम लोगों को बता सकते हैं। इस वक्त जो साइनो है चाइना वाली और जो स्पुतनिक है रशिया वाली, ये दोनों जिस रेंज में हैं, ये यूँ समझ लें पाकिस्तानी रुपए में कोई 3 से 4 हज़ार रुपए तक में कास्ट के साथ मुमकिन है कि लोगों तक पहुंचाई जा सके। सही सही सही। अच्छा सर, ये बताइए कि एहसास प्रोग्राम के तहत भी जितने लोग पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, क्या इस वैक्सीनेशन के अमल में मतलब इस प्रोग्राम के जरिए भी कोई हेल्प मिल सकती है हुकूमत को? मैंने तो यही तजवीज़ दी कि एहसास प्रोग्राम कोई चंद हज़ार 3 हज़ार या इसके लगभग हर मंथ इन गरीब फैमिलीज को देता है। तो मेरी तजवीज़ ये है कि 1 महीना उनको कैश देने की बजाय उसको वैक्सीन में बदल लिया जाए ताकि नए रिसोर्सेज भी जनरेट न करने पड़े। और जहां 12 महीने हम उनको पे कर रहे हैं उसमें 11 महीने हो जाएंगे, वो लोग अपना और गुजारा कर लेंगे। लेकिन वैक्सीन के अमल से जिंदगी बचने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इजीली काबिल अमल है और इसको इख्तियार करना चाहिए। सर ठीक है, वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर ही रहे हैं, तो ये जो गुर्बत की जो शरह बढ़ती जा रही है, लोग मतलब इस कदर परेशान हैं अपने माशी मतलब मामलात को देखते हुए, तो मुझे ये बताइए कि इससे कैसे पाकिस्तान निकल सकता है? आप एक फलाही इदारे के सदर हैं और आप इन सारी चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं, तो मैं आपकी राय शामिल करना चाहता हूँ। देखिए, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ज़ाहिर है हुकूमती मामला तो जो लोग चला रहे होते हैं वही बेहतर समझते हैं। NGO का एक लिमिटेड रोल होता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हुकूमत ने कुछ फैसिलिटेशन दी थी कि इतने लाख रुपए तक आप कर्ज लेकर कारोबार शुरू करना चाहें तो तजावीज़ दें। अच्छा, इसी तरह हमारे मुल्क में अखुवत एक तंजीम है जो कर्ज हसना देती है लोगों को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है 3 तरह की चीजें होनी चाहिए। एक तो ये है कि NGOs को अपने प्रोग्रामों में इसे शामिल करना चाहिए कि वो 1 लाख 2 लाख बंदों को रोजगार के लिए वसाइल फराहम करेंगे और कोई क्राइटेरिया बनाकर इसमें जो लोग फिट होते हैं उनको इस मैदान में लेके आएंगे। सही। हुकूमत को उनके लिए जिसे कहते हैं ना, एक इमरजेंसी बेसिस पे ट्रेनिंग के बंदोबस्त करने चाहिए कि लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं।
और मीडिया को पूरे पाकिस्तान में अपने 24 घंटे में से 1 घंटा इस पे वक्त करना चाहिए कि हम नौकरियों की तलाश में निकलने के बजाय क्या चीज़ें ऑफर कर सकते हैं जिस पे लोग अपने कारोबार छोटे छोटे खड़े करके अपने पाँव पे चल सकते हैं। तो ये मल्टीपल अप्रोच होगी, किसी एक सेक्टर के आगे बढ़ने से काम नहीं होगा। हुकूमत, NGOs और मीडिया सही मिलकर पाकिस्तान के हालात को बदल सकते हैं। सर, ये बहुत अच्छा ख्याल पेश किया है आपने, और इस ख्याल पे अमल दरामद तब हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, जब वाकई संजीदगी से इन मसाइल को हल करने के लिए निकला जाए, तो वाकई इस ख्याल के साथ जो है मदद हासिल कर सकते हैं। सर, नौकरियों के साथ साथ आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट जो है ये फलाही इदारों के साथ मिल के काम करने पे यकीन रखती है, और वो कर भी रही है गुज़श्ता हुकूमतों से मुख्तलिफ अंदाज में? देखिए, मैं इस मैदान में नहीं हूँ और गवर्नमेंट की कारकर्दगी को मनफी या मुस्बत से जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये तजवीज़ ज़रूर कर सकता हूँ। और मैं इस हुकूमत में कई सारे अच्छे बंदों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। मसलन सानिया साहिबा जो हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किए हैं, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छे सेंसेबल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और उससे बेहतरियां। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त दोस्तों अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। मुझे फ़हीम अब्बास को, रज़ा को दीजिए इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।